हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 11th आर्ट हिस्ट्री का 7th चैप्टर का, जिसमें हम आज टॉपिक लिया है विज्ञान के क्षेत्र में विकास की पुनर्जागरण में क्या क्या विज्ञान ने प्रगति की है। इसे बताया गया पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। शुरुआत में मध्यकाल में लोगों के जीवन पर चर्च का प्रभुत्व था और वो लोग परमात्मा को पाना और परलोक के बारे में सोचते थे। वो इलोक की अपेक्षा परलोक पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। लोगों के अंदर अंधविश्वास फैला हुआ था। चर्च के द्वारा जारी किए गए आदेशों का वो आंख बंद करके अनुसरण करते थे। लेकिन पुनर्जागरण काल में जैसे जैसे पुनर्जागरण का विकास हुआ तो लोगों के दृष्टिकोण में काफ़ी परिवर्तन आया। अब वो लोग प्रत्येक वस्तु को तर्क की कसौटी पर सोच विचार करके किसी भी चीज़ पर विश्वास करते थे और इसी चीज़ को लेकर के लोगों में चेतना जगाने के लिए इसी उद्देश्य से 1662 ईस्वी में लंदन के अंदर रॉयल सोसाइटी और 1666 ईस्वी में फ्रांस में पेरिस अकादमी की स्थापना की गई, जिनके द्वारा लोगों को जागृत किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिकों की खोजों के द्वारा क्रांति लाने में मुख्य भूमिका निभाई गई, जिसमें हमारे कुछ वैज्ञानिक आते हैं। सबसे पहले आते हैं निकोलस कोपरनिकस, जिनमें उनका समय दिया गया 1473 से 1543 ईस्वी में, और इनके अनुसार ये एक पोलैंड के एक महान वैज्ञानिक माने गए थे और उन्होंने ब्रह्मांड या खगोल विज्ञान में बहुमूल्य योगदान दिया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिद्ध किया है कि पृथ्वी सभी ग्रहों का केंद्र और सूर्य एवं अन्य ग्रह के चक्कर लगाते हैं। जो ये अफवाह समाज में फैली हुई थी, इसको उन्होंने सिद्ध किया है और उन्होंने इस सिद्धांत पर बल दिया है कि पृथ्वी गोल है और सभी अन्य ग्रह और पृथ्वी मिलकर के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। चर्च के द्वारा कोपरनिकस के सिद्धांत की कट आलोचना की गई। इसे बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध माना गया। इसके अलावा उनकी एक प्रसिद्ध रचना मानी गई थी जिनमें उनके विचारों को अंकित किया गया था, दी रेवोल्यूशनिवस, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात हुआ था। निसंदेह कोपरनिकस ने सिद्धांत के वैज्ञानिक के क्षेत्र में एक तहलका का काम किया था। नेक्स्ट आते हैं हमारे दूसरे विज्ञान, जिसमें आते हैं एंड्रियस वेसलियस, जिनका समय दिया गया है 1514 से लेकर के और 1564 ईस्वी में माना गया है। वेसलियस इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे और उन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के द्वारा मानव शरीर की चीरफाड़ की एक खोज की है और यह खोज निसंदेह एक विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि थी। इसमें बताया गया है कि आधुनिक शरीर क्रियाएं विज्ञान का आरंभ के द्वारा हुई हैं। उसने लगभग 1443 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी है, जिसमें नाम दिया गया ऑन एनाटॉमी नामक एक बहुमूल्य ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में उन्होंने अपने इस आविष्कार का वर्णन किया है कि ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ करके उसके आंतरिक अंगों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे थर्ड, गैलीलियो गैलीली इटली के एक महान वैज्ञानिक माने गए और इनका जो समय दिया गया 1564 से और 1642 ईस्वी के समय के महान वैज्ञानिक हुए और उन्होंने भी जो कोपरनिकस का सिद्धांत था उस सिद्धांत
का समर्थन किया है। इन्होंने बताया है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सभी मिलकर के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा इनकी एक महान उपलब्धि थी जो 1609 में उन्होंने रची थी, दूरबीन का आविष्कार करके। इस दूरबीन का आविष्कार करने के बाद सूर्य, चांद आदि ग्रहों को आसानी से देखा जा सकता था। ब्रह्मांड के बारे में जानकारी आसानी से ली जा सकती थी। इनकी एक पुस्तक है जिसमें का नाम है दी मोशन, एक पुस्तक लिखी है। इसमें इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में मुख्य रूप से वर्णन किया है और इन्होंने सिद्ध किया है कि भारी या हल्की वस्तुएं एक गति के साथ पृथ्वी पर आकर के गिरती हैं। अगले आते हैं हमारे फोर्थ जो हैं जोहानेस केपलर। जोहानेस केपलर जर्मनी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। उनका समय लगभग 1571 से 1630 ईस्वी में माना जाता है। वो जर्मन के एक विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर माने गए थे। उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री की रचना उन्होंने की है और इस ग्रंथ में उन्होंने खगोलीय विज्ञान के बारे में विस्तृत प्रकाश डाला है और कोपरनिकस के सिद्धांत को सिद्ध करार दिया है। और उन्होंने सिद्ध किया है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये वृत्ताकार में न होकर के अंडाकार गति से सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पांचवें विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक माने गए हैं। विलियम हार्वे जो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक माने गए हैं। इनका समय 1578 से और 1657 ईस्वी माना गया है। इन्होंने मानव शरीर के बारे में वर्णन किया है कि 1628 ईस्वी में सिद्ध किया है कि रक्त हृदय से चलकर धमनियों और नाड़ियों से होता हुआ पुनः हृदय में पहुंच जाता है। ये ऐसे वैज्ञानिक जो मानव शरीर के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी देने में सफलता प्राप्त की है और इन्होंने रक्त परिसंचरण के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई है, या इसे रुधिर परिसंचरण के नाम से भी जाना जाता है। और यह खोज निसंदेह चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति सिद्ध हुई है। नेक्स्ट आते हैं हमारे आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन जिनका समय 1642 से और 1717 माना जाता है। आइजक न्यूटन इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसका प्रकाशन 1687 ईस्वी में किया गया है। और इस ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने न्यूटन के द्वारा अनेक सिद्धांतों का इस ग्रंथ के अंदर वर्णन किया गया है। जितनी वैज्ञानिक खोजें उन सभी खोजों का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर किया गया है। और सबसे जो अधिक इस पुस्तक के अंदर जो वर्णन किया गया है वो आता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिसे न्यूटन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सिद्ध किया था कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में इन्होंने वर्णन किया है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु ऊपर से नीचे की ओर खिंचती है। तो कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुनर्जागरण काल में कुछ आविष्कार किए जिनके द्वारा लोगों को सचेत किया गया या उनमें चेतना का जागृत किया गया। उसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा स्त्रियों की स्थिति के बारे में, कि पुनर्जागरण काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो इसमें यही बताया गया कि पुनर्जागरण काल में यूरोप में सभी स्त्रियों को समान अधिकार नहीं दिए गए थे और परिवार पर पुरुषों का वर्चस्व था। सारे निर्णय परिवार के द्वारा लिए परिवार के पुरुष के द्वारा लिए जाते थे। स्त्रियों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं होती थी। इसके अलावा
लड़कों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था और लड़कियों को की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं था। पुरुष दहेज में मिलने वाला धन अपने कारोबार में लगाते थे और इसके बावजूद स्त्रियों को अधिकार नहीं था कि वे अपने पति के कारोबार में सलाह दे सके। यदि पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो विवाहित लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुनी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। नेक्स्ट आता है इसमें आगे, व्यापारिक परिवारों में स्त्रियों की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है कि जो व्यापारिक परिवार थे उनमें स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। वे अपने पतियों के साथ व्यापार में, दुकानदारी में या अन्य कार्यों में सहयोग करती थी। पति के दूर कहीं व्यापार करने जाने के बाद पत्नियां ही उस सारे कारोबार को संभालती थी। इसके अलावा पति की मृत्यु हो जाने पर तो उसकी पत्नी को सार्वजनिक जीवन में सारी जिम्मेदारियां स्त्री को ही निभानी पड़ती थी। नेक्स्ट आता है हमारा रचनात्मक स्त्रियों के बारे में बात करें तो कि पुनर्जागरण काल में कुछ स्त्रियां बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक मानी गई थी और वे मानवतावादी शिक्षा के बारे में बहुत संवेदनशील मानी गई थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार मिल चुका था, वे विश्वविद्यालयों में पढ़ने लगी। अब इसके अलावा उन्होंने आगे जा कर के बड़े स्तर पर नौकरियां करनी शुरू कर दी। इसमें एक प्रसिद्ध स्त्री का वर्णन किया गया जिसका नाम आता है इसाबेला दी इस्ते। ये एक उस समय की प्रभावशाली स्त्री थी और वे मंटुआ की रहने वाली थी। उसने अपने पति की अनुपस्थिति में मंटुआ का शासन भी किया था। यद्यपि मंटुआ एक छोटा सा राज्य था तथापि उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो थैंक यू स्टूडेंट, सेफ होम, स्टे होम।